हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। क्लास 10 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण। इसी चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करेंगे और रिवाइज कर लेंगे पहले एक बार जो भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। रिवीजन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एसिड के बारे में पढ़ा था कि एसिड क्या होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक, फिर बेस क्या होते हैं यानी कि क्षारक क्या होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, और सॉल्ट क्या होते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं यानी कि संकेतक क्या होते हैं। हमने पढ़ा था बच्चों की संकेतक जो है वो दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और सिंथेटिक। प्राकृतिक संकेतक क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं, ये हमने अच्छे से समझ लिया। फिर हमने एसिड्स के बारे में बात की थी। तो कुछ हमारी क्या है, नेचुरल एसिड्स, कुछ क्या है, खनिज अम्ल यानी कि मिनरल एसिड्स। फिर हमने एसिड की और बेस की रिएक्शन के बारे में पढ़ा कि एसिड और बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। ठीक, बेसिस जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है। फिर हमने बात की थी बच्चों की मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट कहें या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कहें, जब ये रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो क्या होता है, और जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है। फिर हमने बात की थी बच्चों की जब एसिड और बेस एक साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो उस प्रक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया या हम कहते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। फिर हमने बात की थी कि धातु ऑक्साइड यानी कि मेटेलिक ऑक्साइड के साथ जब एसिड की रिएक्शन होती है तब क्या होता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ जब बेस की रिएक्शन होती है तब क्या होता है। फिर बच्चों हमने एसिड और बेस में क्या कॉमन है इस बारे में बात की थी, उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी, जहां पर हमने एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करा था। फिर हमने कहा था कि एसिड और बेस जब वाटर सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं। ठीक, फिर हमने एसिड और बेस के बारे में बात की थी कि वो कितने स्ट्रांग है, कितने स्ट्रांग एसिड होता है, कितना स्ट्रांग बेस होता है। पीएच स्केल के बारे में बेसिकली हमने बात की थी। पीएच स्केल क्या है, ठीक है, क्या शो करता है, कहाँ से कहाँ तक उसमें नंबर्स होते हैं, कहाँ पर हमारा एसिडिक नेचर होता है, कहाँ पर एल्केलाइन, कहाँ पर न्यूट्रल नेचर। ठीक, फिर हमने कुछ सॉल्यूशंस की बात की थी अलग अलग, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग पीएच लेवल होता है। ठीक, तो कलर क्या होता है पीएच पेपर पर उनका, उनका नेचर कैसा होता है, वो एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं या डिफरेंट होते हैं। फिर हमने कुछ और सॉल्यूशंस की बात यहाँ पर की। फिर बच्चों हमने बात की थी कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, वीक बेस होते हैं। ऐसा क्यों होता है ये भी हम पढ़ चुके थे। जो ज्यादा H पॉजिटिव आयन देंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कम H पॉजिटिव आयन वो वीक एसिड। ठीक, जो ज्यादा OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस, और जो कम OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे वो वीक वीक बेस। ठीक, चलिए, तो हमने एवरीडे लाइफ यानी कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बात की थी। जहां पर हमने एसिड रेन के बारे में बात की थी। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग पीएच लेवल होता है, उस बारे में बात की थी। अम्ल वर्षा के बारे में बात की थी। फिर हमने सॉइल के पीएच के बारे में बात की थी। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के बारे में बात की थी। जब एसिड ज्यादा बन जाता है बॉडी में, एसिडिटी होने लगती है, एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तो कैसे उसे न्यूट्रलाइज किया जाए। टूथ डीके के बारे में पढ़ा था, दांतों में सड़न का कारण पढ़ा था। फिर कुछ हमने यहाँ पर कुछ प्लांट्स के बारे में पढ़ा था जिनमें क्या होता है, एसिड पाया जाता है। ठीक है, और दूसरे प्लांट में बेस पाया जाता है। जब ये लिटिल लीफ को जब हम टच कर लेते हैं तो कैसी सेंसेशन देता है ये, बहुत हमारे हाथ में जो पूरा एरिया है वहां पर क्या होने लगती है, बर्निंग पेन यानी कि जलन जैसा दर्द होने लगता है। तो वहां पर डॉग प्लांट को अगर हम क्या कर दें, उस पर लगा दें, क्योंकि डॉग प्लांट क्या करता है, बेस की तरह काम करता है, जबकि लिटिल लीफ जो है मेथनोइक एसिड यानी कि फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी पर इंजेक्ट करते हैं। तो डॉग प्लांट जो कि बेस रिलीज करता है, जिसमें कि बेस होता है, वो मिल करके यहाँ पर क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज होता है। तो वैसे हमने बीस थिंग यानी कि मधुमक्खी के डंक और चींटी के डंक की बात की थी, दोनों में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो यह यदि कहीं पर जो है चींटी का डंक लग जाए
ठीक है, या फिर मधुमक्खी का डंक लग जाए या चींटी काट ले, तो क्या करना चाहिए, वहां पर कोई बेस हम डाल के, जैसे कि बेकिंग सोडा या कोई और माइल्ड बेस हम डाल के क्या कर सकते हैं, पेन से रिलीफ पा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इस बारे में भी डिस्कशन कर लिया था। एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है ये हमने पढ़ लिया था। और एक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में हमने पढ़ा कि था कि जो वीनस है उसका जो एटमॉस्फेयर है वो थिक व्हाइट और येलोइश कलर का है। कैसा है, गाढ़ा सफेद और थोड़ा हल्का येलोइश कलर का है। क्यों है, क्योंकि वहां पर क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक, चलिए फिर बच्चों लास्ट क्लास में हमने सॉल्ट के बारे में यानी कि लवण के बारे में बात की थी। तो अलग अलग केमिकल रिएक्शन से अलग अलग सॉल्ट फॉर्मेशन होते हैं। जैसे कि ये वाली रिएक्शन हम ज्यादातर करते हैं बच्चों, HCl और NaOH को मिला करके क्या बनता है हमारा NaCl, जो कि एक सॉल्ट है। यहाँ पर ऐसे ही कुछ एसिड्स और बेसिस लिखे हुए हैं जिनकी आपस में रिएक्शन करके ये सॉल्ट हमारे बनते हैं, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। ठीक, चलो फिर बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हमने बात की थी। अगर एसिड स्ट्रांग है और बेस भी स्ट्रांग है ना, जैसे कि यहाँ पर देखो एसिड भी स्ट्रांग है, बेस भी स्ट्रांग है, तो जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो कैसा सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। ठीक, चलो ये बात हो गई। फिर हमने कहा अगर एसिड एसिड क्या है, स्ट्रांग है और बेस क्या है, वीक है, बेस क्या है, वीक है, तो अब जो सॉल्ट बनेगा वो थोड़ा कैसा होगा, एसिडिक साइड पे ज्यादा होगा, यानी कि वो कैसा होगा, थोड़ा एसिडिक होगा, यानी इसका पीएच 7 से कम होगा। लेकिन वहीं अगर हम वीक एसिड लेते हैं और बेस इस बार स्ट्रांग लेते हैं, तो ये कैसा सॉल्ट बनेगा, एक बेसिक सॉल्ट बनेगा। ठीक, जिसका पीएच लेवल 7 से ज्यादा होगा। ठीक, तो ये हमने बात की थी। चलिए अब कुछ केमिकल्स की बात करते हैं, कॉमन सॉल्ट से कुछ केमिकल्स की बात करते हैं। अब कॉमन सॉल्ट जैसे कि आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड। चलो बच्चों, तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई थी। अब आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। अभी हम सॉल्ट के बारे में ही पढ़ेंगे, सॉल्ट को अच्छे से समझेंगे। अब कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, जिसे न्यूट्रल सॉल्ट, ऐसा सॉल्ट है न्यूट्रल सॉल्ट जो कि HCl और NaH की रिएक्शन, NaOH की रिएक्शन से बनता है। बच्चों ये न्यूट्रल सॉल्ट क्यों है, न्यूट्रल सॉल्ट कब बनता है, जब हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है तो एक क्या बनता है, न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। वहीं एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है और बेस क्या है, वीक है, एसिड तो स्ट्रॉन्ग है, बेस हमने क्या ले लिया, वीक बेस ले लिया, तो एसिड कैसा बनेगा, थोड़ा एसिडिक नेचर का सॉल्ट हमारा बनेगा। ठीक, वही एसिड अगर वीक है और सॉल्ट सॉरी बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है, बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है, तो थोड़ा बेसिक नेचर वाला सॉल्ट बनेगा। ठीक, यानी कि जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसके नेचर वाला ही सॉल्ट बनेगा। ठीक, चलो अगला पॉइंट है हमारा यहाँ पर, NaCl is separated from sea water containing many salt। NaCl को कैसे सेपरेट किया जाता है, कहाँ से मिलता है हमें, सी वाटर से, यानी कि समुद्र के पानी से, जिसमें बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। डिपॉजिट ऑफ लार्ज क्रिस्टल ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स। तो यहाँ पर जो है तो कई पार्ट्स में जो है डिपॉजिट ऑफ क्रिस्टल सॉलिड भी पाया जाता है, क्रिस्टल्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट तरीके का। देखो बच्चों क्रिस्टल है ना ये एक, लेकिन है क्या, सॉलिड है, और किसका क्रिस्टल है, सॉल्ट का क्रिस्टल है, तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है। तो कहीं पर हमें क्या मिलते हैं, डिपॉजिट ऑफ लार्ज क्रिस्टल ऑफ सॉलिड सॉल्ट, सॉलिड सॉल्ट के लार्ज क्रिस्टल हमें मिलते हैं कई पार्ट्स पर। दीज आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज, और ये इम्प्योरिटीज अशुद्धियों की वजह से जो है भूरे रंग के होते हैं, देख पा रहे होंगे जैसे आप यहाँ पर, ये तो हमारा कॉमन सॉल्ट है, ठीक है, टेबल सॉल्ट भी जिसे कहा जाता है, ये हमारा दूसरा सॉल्ट है जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं। तो ये थोड़ा ब्राउनिश कलर का होता है, किस वजह से, इम्प्योरिटीज की वजह से। इसे क्या कहा जाता है बच्चों, रॉक सॉल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रॉक सॉल्ट कहा जाता है। तो आपको आ सकता है कि रॉक सॉल्ट का कलर क्या होता है, कैसे मिलता है, अलग अलग पार्ट्स में डिपॉजिट हुआ रहता है लार्ज क्रिस्टल की फॉर्म में। ठीक है, अगला, दीज आर बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बायगोन एजेस ड्राइड अप। तो ये जो बायगोन एजेस सीज हैं, जब ये सूख जाती हैं तो हमें क्या मिलते हैं, इनके बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट मिलते हैं। रॉक सॉल्ट माइंड लाइक कोल, तो इसको जो है कोयले की तरह
माइन किया जाता है, जैसे कोयले को खान से माइन किया जाता है वैसे इसको भी माइन किया जाता है। ठीक, कॉमन सॉल्ट इज यूज इन फूड। अब कॉमन सॉल्ट जो हमारा NaCl है उसको तो हम खाने में यूज करते हैं डेली, हम खाना खाते हैं तो नमक तो डालते ही हैं। ठीक, इट इज ऑल्सो अ रॉ मटेरियल। ठीक, अच्छा ये जो हमारा कॉमन सॉल्ट है ये क्या है, यहाँ पर एक रॉ मटेरियल है जिससे हम क्या बना सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर। बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट वाला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया है, क्योंकि ये जो चारों चीजें यहाँ पर बन रही हैं इनको हमें अभी अलग अलग करके पढ़ना है। ठीक है, ये एक हम कह सकते हैं ये क्या है, एक तरह से एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, इनको हमें अच्छे से पढ़ना है कि कैसे हम इनको बनाते हैं, क्या इनका केमिकल फॉर्मूला होता है, क्या इनके यूजेस होते हैं। तो आपको एक कॉमन सॉल्ट के बारे में जो चीजें हमने पढ़ी है वो आपको नोट कर लेनी है, साथ में आपको रॉक सॉल्ट के बारे में ये पॉइंट भी नोट कर लेना है। ठीक, फिर आपको ये लास्ट वाला पॉइंट कि कॉमन सॉल्ट जो है खाने में तो यूज किया जाता है, लेकिन इसके अलावा इसको रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। चलिए, तो ये पॉइंट्स आपको नोट कर लेने अपनी कॉपी में, बाकी फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहला हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। हमने क्या लिया है बच्चों, एक ब्राइन सॉल्यूशन लिया है। अब ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, और कई बार एग्जाम में लिखा आता है कि एक ब्राइन सॉल्यूशन है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ब्राइन सॉल्यूशन है क्या, NaCl और H2O का एक सॉल्यूशन है जिसे हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि हमने एक गिलास में वाटर लिया, उसमें नमक डाल दिया है ना, H2O वाटर लिया, उसमें NaCl यानी कि नमक डाल दिया, घोल दिया, क्या बन गया, एक ब्राइन सॉल्यूशन बन गया। इसे क्या कहा जाता है बच्चों, ब्राइन कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हमें करना है। चलिए, so when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride यानी कि ब्राइन जिसे कहा जा रहा है, ब्राइन का aqueous solution यानी कि वाटर में NaCl, सिंपल। ठीक, तो इलेक्ट्रिसिटी जब पास कराई, बेसिकली इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस हम कहते हैं, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, ये आप हायर क्लासेस में, क्लास 11th में जाएंगे, आप क्लास 12th में जाएंगे तो वहां पर आप इसको डिटेल में स्टडी करेंगे बच्चों। यहाँ पर सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, इसे इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस टर्म यहाँ पर यूज नहीं किया गया है, कहा जा रहा है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन, सिंपल। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी पास कराया गया एक ब्राइन सॉल्यूशन से, तो इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर हमने देखा कि ये डिकम्पोज हुआ और बना क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट इज कॉल्ड क्लोर एल्केलाई प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, क्लोर एल्केलाई प्रोसेस। बिकॉज, क्यों कहा जाता है, बिकॉज क्लोर से फॉर्म होता है हमारा क्लोरीन और एल्केलाई से सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसीलिए इसे क्लोर एल्केलाई प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर फॉर्म होता है, इसीलिए क्या कहा जा रहा है बच्चों, क्लोर एल्केलाई प्रोसेस कहा जा रहा है। एग्जाम में क्लोर एल्केलाई प्रोसेस लिखा हो, ब्राइन सॉल्यूशन लिखा हो, कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल से रिएक्शन ये वाली अपने दिमाग में सोच लेनी है। चलिए, तो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे किया, हमने यहाँ पर ली बच्चों दो रॉड। ठीक है, इलेक्ट्रोड इसे कहा जाता है। अब एक है हमारा कैथोड और एक है हमारा एनोड, पॉजिटिव चार्ज एनोड, नेगेटिव चार्ज कैथोड, सिंपल। ठीक, फिर हमने इसमें डाला हुआ था एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन, है ना, ब्राइन का सॉल्यूशन, ब्राइन हमने डाला हुआ था, यानी कि सिंपल हमने इसमें H2O प्लस NaCl डाला हुआ था। ठीक है, अब जब हमने इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर पास कराई बच्चों, एक बैटरी भी यहाँ पर आपको दिख रही है, और बैटरी का जो लंबा वाला टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव चार्ज, छोटा वाला नेगेटिव चार्ज, आपको ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि एग्जाम में बैटरी इस तरीके से बना रहे हो, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव, नहीं, ये लंबा टर्मिनल पॉजिटिव और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो जो चीजें हम पढ़ रहे हैं आप ध्यान से उसे देखिए। चलिए, करंट पास हुआ तो ये आयन में ब्रेक होंगे। Na कैसे ब्रेक होगा बच्चों, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। वैसे ही H2O कैसे ब्रेक होगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। जब ये इस तरीके से आयन में ब्रेक हुए बच्चों, तो ये पॉजिटिव चार्ज एनोड पर क्या जाने लगे, जिनमें नेगेटिव चार्ज है। किस पर है नेगेटिव चार्ज, ये हमारा OH नेगेटिव
और ये Cl नेगेटिव एनोड की तरफ जाने लगे, इनका नेगेटिव चार्ज है, एनोड क्या है पॉजिटिव, है ना, तो इसकी तरफ ये जाने लगे। और ये कैथोड पे क्या है नेगेटिव चार्ज, तो ये जो पॉजिटिव वाले कौन से Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव, ये हमारे कैथोड की तरफ जाने लगे। ठीक, तो यहाँ पर क्लोर एल्केलाई प्रोडक्ट फॉर्म हुई। क्लोर एल्केलाई यानी कि अब देखो जब NaCl की रिएक्शन हुई, देखो NaCl की रिएक्शन हुई H2O के साथ, ठीक, क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस Cl2 गैस प्लस H2। तो जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, हमने क्या देखा, एक अजीब सी स्मेल यहाँ पर आ रही है, पंजेंट स्मेल जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो पंजेंट स्मेल किसकी वजह से आ रही थी, क्लोरीन गैस की वजह से पंजेंट स्मेल आ रही थी। ठीक, तो यहाँ पर क्या क्या प्रोडक्ट बने, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बना, इसके अलावा क्लोरीन गैस और H2 हाइड्रोजन गैस बनी। ठीक, चलिए, तो क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड। क्लोरीन गैस कहाँ पर से बनी है, देखो बच्चों कहाँ पर जा रहा है क्लोरीन, एनोड की तरफ, तो क्लोरीन गैस कहाँ से बनी है, एनोड से। एंड हाइड्रोजन गैस इज एट द कैथोड, और हाइड्रोजन गैस कहाँ से बनी है, कैथोड से बनी। तो आपको ध्यान में रखना है क्लोरीन गैस बनी है एनोड से, हाइड्रोजन गैस कैथोड से। और NaOH सॉल्यूशन ध्यान से देखा जाए तो इस फॉर्म्ड नियर कैथोड, कैथोड के पास ही NaOH सॉल्यूशन भी बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कई बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, बोर्ड्स में भी आप क्वेश्चन देखेंगे इससे। ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन के बारे में क्वेश्चन आता है, आपसे कहा जाएगा कि ब्राइन सॉल्यूशन है एक, ठीक है, तो इससे क्या क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम कि ब्राइन सॉल्यूशन है, उससे पंजेंट स्मेल जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस है। ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। चलो, तो सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए, एक एक पॉइंट्स बना करके जिस तरीके से यहाँ पर लिखा है वो आप नोट कर लीजिए, और आप चाहें तो रेफरेंस के लिए इसे भी कॉपी पर ड्रॉ कर सकते। चलिए बच्चों, नोट कर लीजिए। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमने पढ़ा कि कैसे बनाया जाता है। ठीक है, सॉल्ट से कैसे, सॉल्ट और वाटर मिला करके एक ब्राइन सॉल्यूशन बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, क्या बनेगा, NaOH प्लस Cl2 गैस प्लस H2 गैस। ठीक है, अब Cl2 गैस कहाँ पर बनेगी, एनोड पर, H2 गैस कहाँ पर बनेगी, कैथोड पर, और NaOH कहाँ बनेगा, नियर कैथोड, कैथोड के आसपास ही बनेगा। ठीक, चलिए, तो NaOH के यूजेस क्या क्या है, Cl2 के यूजेस क्या क्या है, और H2 के यूजेस क्या क्या है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले NaOH का पहला यूज है डीग्रीसिंग ऑफ मेटल्स। जो भी मेटल्स हैं उनको अगर डीग्रीस करना है, यानी कि ग्रीस उनसे हटाना है, तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी कि कोई भी धातु है अगर उन पे ग्रीस लगा हुआ है, उनको डीग्रीस करना है। डीग्रीस करने का कारण क्या हो सकता है कि उनको डीग्रीस करके दोबारा से ग्रीस किया जाए, है ना, धातु को। ठीक, चलिए, तो डीग्रीस करने के लिए NaOH का उपयोग किया जाता है। अब दूसरी चीज, NaOH क्या है बच्चों, एक बेस है, एक क्षार है। तो बेस किस में मदद करता है, बेस किस में बना, क्या बनाने में उपयोग होता है ना, सोप और डिटर्जेंट, जो भी हमारे साबुन जो होते हैं, डिटर्जेंट होते हैं, उनको बनाने के लिए बेस का यूज किया जाता है। तो ये एक NaOH का एक बेस है, हमें ये ध्यान में रखना है कि NaOH एक बेस है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक, तो ये क्या बनाने के, सोप और डिटर्जेंट बनाने के काम आता है। और तीसरी चीज, और पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर, देखो आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के काम भी आता है, और पेपर मेकिंग के काम भी आता है। ठीक, चलिए, अब Cl2 की बात करते हैं, क्लोरीन की बात करते हैं। बच्चों देखो, क्लोरीन का सबसे ज्यादा यूज होता है वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, यानी कि वाटर में क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती हैं, है ना, बहुत सारे क्या होते हैं, हो सकता है बैक्टीरियाज हो, तो उसको वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, जैसे आपने स्विमिंग पूल देखा होगा, तो स्विमिंग पूल में इतने सारे लोग नहाते हैं फिर भी पानी साफ कैसे रहता है, क्योंकि वहां पर जो है क्लोरीन डाला जाता है बार बार, वाटर को क्लोरीन से क्या किया जाता है, साफ किया जाता है, यानी कि वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए। ठीक, चलिए, और वाटर ट्रीटमेंट, वाटर को ट्रीट करने के लिए इन स्विमिंग पूल, जो बड़े बड़े आपने जहां भी आप जाते हैं स्विमिंग पूल्स आपने देखे होंगे, तो वहां पर जो है स्विमिंग पूल किनारे से आप देखिए, अगर कोने की तरह जाते हैं, एक अजीब सी स्मेल आती है, वो किसकी होती है, क्लोरीन गैस की स्मेल होती है। उसके अलावा टू मेक पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने के काम आती है। CFC है एक पेस्टिसाइड, कीटनाशक, डिसइंफेक्टेंट, तो हमने पढ़ा ही है कि डिसइंफेक्टेंट के काम तो आती ही है। दूसरी चीज, कीटनाशक बनाने के लिए जो हमारे पेस्टिसाइड्स होते हैं, PVC को बनाने के भी काम आती है क्लोरीन गैस। बात करते हैं हाइड्रोजन गैस की, यूज एज फ्यूल।
तो ये ईंधन के रूप में काम किया जा सकता है। ठीक है। अब बच्चों हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि हाइड्रोजन की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होती है। कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि 1 kg जब हम हाइड्रोजन को बर्न करते हैं तो ज्यादा अमाउंट में क्या निकलती है, ऊष्मा ऊर्जा निकलती है, हीट एनर्जी निकलती है। ठीक, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, ये एक बहुत अच्छा फ्यूल है। तो हाइड्रोजन एक बहुत ही कुशल ईंधन है। और आने वाले समय में बच्चों हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये वाइवा में कभी आपसे पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है। फ्यूचर फ्यूल क्यों कहा जाता है बच्चों, क्योंकि फ्यूचर में आने वाले जितनी भी चीजें हैं वो हाइड्रोजन पर ही चलेंगी। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल भी कहा जाता है, ये क्लीन भी है। अब आगे अगला पॉइंट है हमारा, टू प्रोड्यूस मार्गेरिन, मार्गेराइन, ठीक है, मार्गेरिन भी कह सकते हैं। तो मार्गेरिन जैसे कि डालडा हो गया, या हम जिसे आर्टिफिशियल बटर कहते हैं। एक तो हमारा सिंपल बटर होता है जिसको मिल्क से बनाते हैं, तो मार्गेराइन हम बनाते हैं आर्टिफिशियल बटर जिसे कहा जाता है, या हम डालडा कहते हैं। ठीक है, खाना बनाने के लिए या बहुत सारी चीजों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है टू मेक अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, यानी कि जो भी हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं, डालते हैं ना फर्टिलाइजर्स को, जो भी खाद होती है, फर्टिलाइजर्स यानी कि खाद, तो अमोनिया बनाने के काम आता है फर्टिलाइजर्स में। ठीक है, फर्टिलाइजर्स में अमोनिया बनाने के काम आता है फर्टिलाइजर्स के लिए, ठीक, यानी कि खाद के लिए। तो ये यहाँ पर बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस, इनके कुछ यूजेस हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार, तो आपको ध्यान में रखना है और ये सारे पॉइंट नोट कर लेने हैं और लर्न भी करते रहना है साथ साथ। चलिए बच्चों, तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, CaO2। ठीक, तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। It is manufactured by using chlorine produced during the electrolysis of brine solid। ये बनता कैसे है, जब ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, उसमें जो क्लोरीन प्रोड्यूस होती है उससे ही क्या बनता है, हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनता है। इसका फॉर्मूला बच्चों ध्यान रखना, क्लोरीन एक्ट एज ड्राई स्लेक्ड लाइम। अब क्लोरीन जो है ड्राई स्लेक्ड लाइम की तरह एक्ट करता है और क्या बनाता है, ब्लीचिंग पाउडर। सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन gives bleaching powder plus H2O। Actual composition of Cl2 is quite complex। तो जो इसका एक्चुअल कंपोजिशन है वो क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों अपने आने वाले अगले सेशन में। वहां पर इजी तरीका भी सीखिए कैसे इसे हम लर्न कर सकते हैं आसानी। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।